नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की इस क्लास को, और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको सीखेंगे और बहुत से नए पॉइंट आज आपको जानने को मिलेगा। डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे, खासकर आज के जो क्लास में बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला हम आपको बताते हैं करंट अफेयर जो मुद्रा योजना से संबंधित है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके बारे में आपको क्या जानना है कि कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? तो देखो, जैसे एक सेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई। थोड़ा सा इधर आते हैं। इकोनॉमी को तीन भाग में हम डिवाइड करते हैं, यानी इकोनॉमी के तीन पिलर होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो कहते हैं कृषि क्षेत्र। दूसरा क्या होता है? विनिर्माण, यानी जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, और एक होता है सेवा क्षेत्र। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आलू, ठीक है ना, चिप्स, और अगर कह सकते हैं आलू की चिप्स की क्या शॉप। मतलब हमने आलू को उगाया तो वो क्या किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आता है। इसी आलू को हमने चिप्स बना दिया तो ये क्या हो जाता है? विनिर्माण किया, हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, और इसी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सेवा, सर्विस सेक्टर, या फिर इसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। ध्यान रखना। और हमारी जीडीपी में मैक्सिमम योगदान किसका होता है? हमारी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, ठीक है ना। इससे पहले जब कोरोना वायरस नहीं था तो सबसे ज्यादा योगदान इसका था, इसके बाद से ये सेकंड नंबर का था, उसके बाद से ये थर्ड नंबर का था। ध्यान रखिएगा। लेकिन कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा तो इसका है, लेकिन ये बीच वाले सेकंड में ये सेकंड नहीं रह गया, ये उल्टा हो गया, यानी कृषि सेकंड पे और विनिर्माण फर्स्ट पे हो गया, क्योंकि जानते हैं कि बीच में लॉकडाउन के कारण सारे जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें थी वो बंद थी। ध्यान रखिएगा। तो क्या है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो था, ये क्या करता था? लोन देता था। किसको? एमएसएमई को। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल, ठीक है ना, एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और ये एमएसएमई के सेक्टर में ये लोन देता था। तो कितने प्रकार के लोन देता था? तो ये तीन प्रकार के लोन देता था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीन प्रकार, अभी करंट अफेयर नहीं आया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीन प्रकार के लोन देता था। लोन नंबर फर्स्ट, उस लोन का नाम था इसका शिशु लोन। शिशु लोन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या था? थोड़ा मुझे जगह की कमी पड़ गई है तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, ये मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के लोन देता है। एक लोन देता है शिशु लोन, ठीक है ना। सेकंड देता है तरुण लोन, सॉरी, सेकंड देता है किशोर। शिशु के बाद से क्या हुआ? लड़का, किशोर हुआ। और थर्ड लोन देता है तरुण। ये तीन प्रकार के लोन देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कितना 50,000 तक लोन लेता है तो उसको किस लोन की कैटेगरी में? शिशु में। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है कि 50,000 तक के लोन को हम क्या कहते हैं? शिशु लोन, या फिर क्या? ध्यान रखिएगा। किशोर लोन को तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का, 5 लाख तक का लोन कोई लेता है तो उसको हम कहते हैं किशोर लोन। और 5 से लेके 10 लाख का अगर कोई लोन लेता है तो उसे हम कहते हैं तरुण लोन, ठीक है ना। शिशु लोन 50, उसके साथ साथ किशोर 50 लाख नहीं, 50,000, किशोर 5 लाख, और तरुण क्या है? 5 से 10। अब इसमें आपको क्या जानना है कि ये जो शिशु लोन है, ठीक है ना, अब जिसने भी ये शिशु लोन लिया है, अब जैसे क्या है, अब लॉकडाउन के कारण बेचारा कोई काम कर नहीं पाया। जब काम नहीं कर पाया तो लोन की ईएमआई कैसे चुकाएगा? इसलिए सरकार ने क्या कहा है कि देखो, जो भी व्यक्ति शिशु लोन लिया है उस व्यक्ति का 12 महीने का, ठीक है ना, 12 मंथ का जो 2% ब्याज होगा, 12 महीने का 2% ब्याज होगा, वो कौन देगा? सरकार देगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि
सरकार जो है शिशु लोन के अंतर्गत 2% का ब्याज सब्सिडी देगी। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। मुद्रा योजना हमने आपको पूरा बता दिया, एमएसएमई बता दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अब बदल दिया गया है। उस डेफिनेशन का एक शॉर्ट होगा, स्नैपशॉट टाइप का होगा, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। पहले स्थिति कैसी थी, यानी पहले किसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कहते थे और बाद में किसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कहते हैं, हम उसको आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आएगा वो हमें मैसेज कर देगा, मैं उनको समझा दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्योंकि उसको समझाने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा उसको टच नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। और इसके बारे में एक और क्या ध्यान रख सकते हैं, एमएसएमई डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे कब मनाया जाता है? 27 जून को। कोई महान आत्मा हमें यह बता सकता है कि एमएसएमई के मंत्री कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी, जो हमारे कौन से हैं? ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, ठीक है ना। और स्किल मंत्री कौन है, यानी स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया किससे? मुद्रा लोन से रिलेटेड। हाँ, मुद्रा लोन कब आया था? तो आप कह सकते हैं कि मुद्रा लोन 8 अप्रैल 2015 को क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी एक प्रोग्राम चल रहा था कि कौन सी ग्राम पंचायत जो है, आप जानते हैं कि ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, तो कौन सी ग्राम पंचायत है वो अपने आप को ज्यादा डिजिटल रखती है, हर एक मामले में डिजिटल काम करती है। तो यह देखा गया था कि किस राज्य ने पंचायत लेवल पर ई गवर्नेंस को यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। इसलिए ई पंचायत अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ था, ठीक है ना, जिस सर्वे पंचायती राज विभाग का सर्वे था, ये आप बताइएगा पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है, बताइएगा जरा, ठीक है ना। नरेंद्र सिंह तोमर है क्या? बताइएगा, क्या मैं सही हूं? तो देखिए, ई पंचायत जो एक रैंकिंग निकली है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत का खिताब जीता है, तो ध्यान रखेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है अपने लोकल लेवल पर यानी ग्रामीण स्तर तक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को यानी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के कारण उसको भारत में क्या मिला है? ई पंचायत का दर्जा मिला है, ठीक है ना। यानी वहां पर ग्रामीण लेवल पर पेपरलेस वर्क होता है, इसलिए इसने हिमाचल प्रदेश ने जीता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है जरा बताइएगा आप, ठीक है ना। और 2 राजधानी है कि एक राजधानी है? 2 राजधानी है ना, एक धर्मशाला और एक शिमला, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप ये बताइएगा कि उनके सीएम कौन है, ठीक है। और उसके साथ साथ पंचायत के बारे में आप इतना जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं कि पंचायत को सबसे पहले आर्टिकल किस में रखा गया है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 40 जो संविधान का आर्टिकल 40 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। और उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हुआ गया? 2 भाग जोड़े गए थे। कौन कौन से भाग? संविधान में भाग कौन सा? एक तो भाग जोड़ा गया था, अब देखिए हमने आपको अनुसूची जब पढ़ाई थी पॉलिटी में, तो अनुसूची में मैंने बताया था आपको वहां पर, फिर पार्ट भी बताया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक था 9 क और एक था 9 ख, लेकिन ख नहीं, ध्यान रखना, एक पार्ट 9 और एक पार्ट 9A, ध्यान रखेगा। यानी 9 और 9 क, ध्यान रखिए। भाग 9 में क्या है? तो आप कहोगे सर जी ग्राम पंचायत है। संविधान के भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत है। 9 क में क्या है? तो आप कहोगे नगर पंचायत है, ठीक। और 9 ख में क्या है? तो आप कहोगे सहकारी समितियां हैं, ठीक है ना, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ध्यान रखिएगा। भाग 9 में कौन है? ग्राम पंचायत। 9 क में कौन है? नगर पंचायत। 9 ख में कौन है? सहकारी समितियां। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कौन सी अनुसूची में ग्राम पंचायत है? कौन सी अनुसूची में? तो आप कहोगे 11वीं अनुसूची में। कौन पंचायत किस में है? तो आप कहोगे 11th में ग्राम पंचायत है और 12th में क्या है?
नगर पंचायत है। ठीक है, उसके साथ साथ और आपको क्या ध्यान रख सकते हैं, हाँ, ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं बताइएगा, 29 है कि 18 है, 29 है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से आप क्या जान सकते हैं, हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसके साथ साथ अगर आपसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछे कि अशोक राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो भी आप क्या कहोगे, आप तब भी कहोगे अशोक राय मेहता समिति किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसी प्रकार बलवंत राय मेहता कमेटी कितने लेवल की थी, तो आप कहोगे सर जी बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि पंचायत कितने लेवल का होना चाहिए, तो 3 लेवल का होना चाहिए, एक ग्रामीण स्तर, फिर एक क्या बोलते हैं ब्लॉक स्तर और एक जिला स्तर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अशोक राय मेहता ने क्या कहा था, अशोक राय मेहता ने कहा था कि हमारे यहां पंचायत 2 लेवल पे होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 24 अप्रैल को। ठीक है ना, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो जरा बताइएगा, 73, 74। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो पंचायत के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख लिया। ठीक है, अब एक सर्विस किया गया है, ई ब्लड सर्विस। ई ब्लड सर्विस जो है, ई ब्लड सर्विस के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी ने ई ब्लड सर्विस एक ऐप जारी किया है। इस ऐप में क्या है, जिस भी व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत है तो वो इस ऐप में जाकर अपना नाम और डिटेल भर सकता है। तो जैसे ही ब्लड मिलेगा तो उनको संपर्क किया जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान रखेगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन। और ई ब्लड सर्विस ये ऐप है, किसने जारी किया है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसी प्रकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अभी हाल ही में इनको अभी कुछ नियुक्त किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो WHO की कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योगा दिवस कब था, तो 21 जून को। तो योगा दिवस 21 जून को था। तो यूएसए का फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी कहां खोला गया है, तो लॉस एंजल्स में खोला गया। ठीक है ना, लॉस एंजल्स में खोला गया है। यूएसए का एक प्रांत है जिसको हम कहते हैं लॉस एंजलिस। ठीक है ना, और लॉस एंजलिस में ही यूएसए का पहला योगा क्या खुला है, यूनिवर्सिटी खुला है। और योग के प्रतिपादक कौन थे, यानी जो योग था उसके प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि पतंजलि। ठीक है ना, ध्यान रखेगा। तो इतनी चीजें ध्यान रखेगा। और यूएसए की कैपिटल क्या है, तो आप कहोगे वॉशिंगटन DC। और यूएसए में कितने राज्य हैं, तो आप कहोगे 50 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, ध्यान रखेगा। तो ये चीजें हो गई। अब एक खबर आ रही है आयुष्मान खुराना को लेके। तो एक प्रचार आता है, आप जानते हैं कि चौक गए ना भाई साहब, या फिर चौक गए ना बहन जी। ये क्या है, ये है नया टाइड। तो आयुष्मान खुराना किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। आयुष्मान खुराना किसके चुने गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो टाइड। ठीक है ना, तो टाइड के बारे में ध्यान रखिएगा कि टाइड को, आयुष्मान खुराना को क्या बनाया गया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बस आप जानते रहिएगा, एक छोटा सा न्यूज है, इसको बस आप जानते रहिएगा कि फ्रांस की सरकार ने भारत को 200 मिलियन क्या दिया है, यूरो। भारत की सरकार को फ्रांस ने 200 मिलियन
यूरो क्या दिया है, लोन दिया है। किस लिए दिया है, तो आप कहोगे साहब इसलिए दिया है ताकि हम लोग कोरोना वायरस से क्या कर सकते हैं, लड़ सके, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस के लिए गरीबों को फ्री में इलाज कराने के लिए सरकार को, हमारी सरकार को फ्रांस की गवर्नमेंट ने 200 मिलियन यूरो डॉलर का क्या दिया है, वो एक लोन दिया है। और आप ध्यान रखिएगा फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन। और राफेल विमान हम लोग कहां से खरीद रहे हैं, तो फ्रांस से खरीद रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना या फिर इंदिरा गांधी रसोई योजना, दिमाग में जरा सोचो कहां खोली जा सकती है। यूपी में खुल सकता है क्या? अगर यूपी में खुलता तो उसका नाम रहता दीनदयाल रसोई योजना, ठीक है ना। या फिर किसी भी बीजेपी शासित अगर सरकार में खुलता तो उसका नाम रहता दीनदयाल या फिर अटल बिहारी या जो भी हो। इसी प्रकार अगर मायावती जी रहती तो शायद कांसीराम या फिर भीमराव अंबेडकर रसोई योजना रहता। जैसे तमिलनाडु में है अम्मा रसोई योजना। तो बात दिमाग में तो क्लिक हो ही गई होगी कि ये कहां क्या होगा, तो किसी न किसी कांग्रेस सरकार की होगी। तब कांग्रेस सरकार क्या महाराष्ट्र में होगी क्या, तो वो इस समय रसोई योजना खोलने की हालत में है, नहीं है। तो कौन है, राजस्थान सरकार। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी रसोई योजना किसने खोला, तो राजस्थान की सरकार ने। और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र वहां के क्या है, राज्यपाल हैं। और कैपिटल कहां पर है, जयपुर, आप सभी को पता है, पिंक सिटी। और राजस्थान में एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि दुनिया का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो थार डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि थार डेजर्ट में दुनिया की सर्वाधिक, मतलब वहां पर हर एक डेजर्ट में जनसंख्या नहीं निवासित करती है, लेकिन थार ऐसा डेजर्ट है जिसमें जनसंख्या बहुत ही ज्यादा निवास करती है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। अब आइए नेक्स्ट, अब देखो एक कंपनी है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक है ना, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको जो प्रधानमंत्री जो PM केयर्स जो फंड था, उस फंड से 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने वेंटिलेटर के निर्माण के लिए, तो 30,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए भेल को 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 30,000 वेंटिलेटर बनाएगा, ठीक है ना। बस 30,000 वेंटिलेटर, ये नंबर्स ध्यान रखेगा, ठीक है ना, बाकी और कुछ ना ध्यान रखेगा। ये कितना रुपया दिया, कहां से पैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है, मिटा दें। चलिए अब सेकंड लास्ट हमारा है SBI के अनुसार, SBI के अनुसार लॉकडाउन के कारण, SBI के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI के अनुसार लॉकडाउन के कारण जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, SBI के अनुसार प्रति व्यक्ति जो आय है भारत की, वो कितना परसेंट गिर जाएगी, तो 5.4% क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय 5.4% क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अर्थात कितनी हो जाएगी, तो 2020-21 में 5.4% घटकर 2020-21 में 5.4% घटकर कितना हो जाएगी, 1.43 लाख पर ईयर हो जाएगी। यानी हमारे यहां पे SBI के अनुसार प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा जो इनकम है, उस इनकम में 5.4% की गिरावट आएगी। और गिरावट आने के बाद कितना हम लोग एक साल में एवरेज कमाते हैं, तो 1.43 लाख
रुपए हम लोग एक साल में कमाते हैं, ध्यान रखेगा। यही अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो इतना हम लोग ज्यादा कमाते, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेगा आपको, किसमें ध्यान रखना, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में कि दिल्ली में, जरा बताना। मैक्सिमम बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में पाया जाता है, तो आप जरा बताइएगा कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे, ठीक है ना। अच्छा, पर कैपिटा इनकम आपको पता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो जो नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय जो होता है, ठीक है ना, उस राष्ट्रीय आय से, उस राष्ट्रीय आय में जैसे जितना भी रुपया नेशनल इनकम है, जैसे मान लो अगर मान लीजिए किसी का एक देश का जो एक साल का कमाई है वो मान लीजिए 10,000 है, और उस देश में मान लीजिए कितने लोग रहते हैं, मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का, यानी वो वहां के जो पर व्यक्ति रहते हैं उनकी आय कितनी है, तो आप उसको भाग दे देंगे। अर्थात कहने का मतलब है जो भी राज्य की इनकम है, जो भी स्टेट की इनकम है, उस इनकम से अगर हम उसकी जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो जो भी पैसा आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय होगा। इसको हम किसी दिन ना जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम, इसको हम एक दिन अच्छे से समझाएंगे, सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अब आते हैं कुछ चीजें और समझते हैं। अब ये लास्ट हमारा होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक और चीज जरा बताना, अभी हम लोग कल या परसों में पढ़े थे, जिसमें हमने बोला था कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्रॉस जीएनआई था इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, ग्रॉस नेट इनकम या फिर ऐसे कुछ था, हमें याद नहीं आ रहा है। उसके अनुसार हमने देखा था कि हम लोग क्या थे, ग्रॉस नेशनल इनकम था, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो जीएनआई इंडेक्स था, वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत अभी तक क्या था, लोअर इनकम कंट्री था, लोअर इनकम इकोनॉमी था। लेकिन भारत अभी हाल ही में लोअर इनकम इकोनॉमी से किस साल तक, 2025 तक कि 2030 तक कि 2040 तक, भारत लोअर इनकम इकोनॉमी से लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी तक आ जाएगा। ये हमको बताना है आपको 2025 या फिर 2030। जिनको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। अब लास्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत जो है पूरी दुनिया में कितने नंबर पे है, परचेजिंग पावर पैरिटीज, ठीक है ना, इसको पीपीपी कहते हैं, पीपीपी, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय शक्ति समानताएं। इसको बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कान में तेल डालकर सुनना। देखो, नॉर्मल हम लोग कहते हैं जीडीपी जो होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी, और एक होता है जीडीपी एट पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल जीडीपी में भी कई प्रकार के जीडीपी होते हैं, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, उसमें हमको नहीं जानना है। बेसिकली आप मुद्दे को समझिए। जीडीपी में नॉर्मल हम क्या कहते हैं कि देखो, एक साल के अंतर्गत, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, अब कोई भी साल हो सकता है, 31 मार्च के बीच में हमारे देश में, हमारे देश के अंदर चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, इन सभी के द्वारा जो भी चीज वस्तुएं, यानी जिस भी चीज का प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वही क्या है, जीडीपी है। एग्जांपल के तौर पे हमारे देश में, जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक साल के अंतर्गत नागरिक मान लेते हैं 80 लोग रहते हैं, गैर नागरिक जैसे अमेरिका का वो 20 लोग रहते हैं। इन 100 के 100 लोगों ने क्या किया, एक साल के अंतर्गत मान लेते हैं कितना आलू उगाया, 100 आलू उगाया, ठीक है ना, 100 आलू उगाया। एक बार फिर से मान लो, एक साल के अंतर्गत किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत नागरिक यानी सिटीजन, गैर नागरिक यानी नॉन सिटीजन, इन दोनों के द्वारा जो भी चीज वस्तुएं क्या की गई, प्रोड्यूस की गई। मान लेते हैं 100 आलू बनाया। आलू क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आलू इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत ऐसे महान आत्मा है जो आलू से सोना बनाते हैं, ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं जस्ट, ठीक है ना। वैसे वो मशीन आ गई है, अब आलू से सोना बनाने वाली मशीन आ गई है, देख लेना, ठीक है। तो 100 आलू क्या किया, प्रोड्यूस किया। अगर एक आलू की वैल्यू कितना है, 1 रुपए है, तो हम कह देंगे कि भारत की जीडीपी कितनी है, 100 रुपए। कितना कह देंगे, भारत की जीडीपी 100 रुपए है। तो यही क्या है, जीडीपी है। लेकिन जरा कुछ और समझते हैं, यही 100 रुपए, यही 100 आलू मान लेते हैं सेम इतने ही लोगों ने अमेरिका में किया, लेकिन अमेरिका में महंगाई ज्यादा है। बात को समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं सेम यही इतने लोगों ने, लेकिन देश बदल गया, अमेरिका हो गया। 1 साल में क्या हुआ, 100 ही आलू बनाए, लेकिन यहां पर एक आलू का दाम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मान लेते हैं एक आलू का दाम 2 रुपए बढ़ गया, ठीक है ना, मतलब उसको एक आलू का दो हम कह देते हैं। तो जब एक आलू का 2 रुपए दाम है, 100 ही आलू हुए, तो यहां पर जीडीपी कितना हो गए, 200, ठीक है ना। तो एक जीडीपी है 100, एक है 200। तो ध्यान रखना, जो नॉर्मल, जिसमें क्या है, ये जिसमें इन्फ्लेशन हमने नहीं जोड़ा, जिसमें इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा, उसको हम कह देते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। एक सेकंड बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी इसमें कुछ लागत उगत नहीं जोड़ना है आपको, इसमें कोई भी महंगाई दर नहीं जोड़ना है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने इन्फ्लेशन जोड़ दिया, सेम चीजें हैं, उतनी ही सालें हैं, लेकिन बस इन्फ्लेशन जोड़ने के कारण हमारी जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। यानी सिंपल से भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, तो आप कह दीजिए कि ऐसी जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन जुड़ा होता है, ठीक है, महंगाई दर जुड़ा होता है। अब कुछ और बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, ये तो जीडीपी हो गया, लेकिन जो जीडीपी होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, तो इसके अनुसार दुनिया के हम कितने नंबर पे हैं, 5th नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे हैं, ठीक है ना। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे है चाइना है, ठीक है ना, फिर क्या है जापान, फिर फ्रांस, और फिर हमारा इंडिया, 5वें नंबर पे हम। लेकिन जीडीपी एट पीपीपी, अभी पीपीपी हम समझाते हैं, इसके अनुसार नंबर 1 कौन है, चाइना है, फिर कौन है, यूएसए है, और फिर क्या है, इंडिया है, ठीक है ना। ये पहले डाटा जान लीजिए, फिर मैं आपको इस पीपीपी को हम समझाते हैं, ठीक है ना। देखो पीपीपी क्या, अब समझे, ये नॉमिनल जीडीपी था, जैसे मान लेते हैं इंडिया, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं यूएसए, ठीक है ना। इंडिया और यूएसए में हमको क्या करना है, कुछ कवर करना है। क्या कवर करना है, अगर देखा जाए तो यूएसए दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, किसके अनुसार, नॉमिनल जीडीपी के अनुसार, नाम मात्र, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन भारत देखो पीपीपी के माध्यम से, परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से दुनिया के कौन से नंबर पे, 3रे नंबर पे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ ना कि भारत की जीडीपी भले ही कम है, लेकिन खरीदने के हिसाब से भारत की जीडीपी 3रे नंबर की है, दुनिया के 3रे नंबर पे है। कैसे, जरा समझते हैं। देखो मान लेते हैं $1 का मूल्य भारत में कितना है, 75 रुपए, ठीक है ना, इतना ही आसपास मान लेते हैं। $1 का मूल्य 75 रुपए है। अब $1 लेके आप यूएसए में गए, तो आप यूएसए में क्या किए, आप यूएसए में जब गए $1 लेके, तो आपने मान लीजिए $1 में क्या खरीदा, मान लेते हैं 5 केजी आलू आपको मिला। लेकिन यही जब आप इंडिया में आते हो, तो वही $1 यानी 75 रुपए का जब आलू खरीदते हो, तो आपको पता चला कि यहां पर हमको 6 केजी आलू मिल गया। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि वही मूल्य, वही पैसा, लेकिन वो उससे हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। इसीलिए तो क्रय शक्ति समानता है बोला। तो दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम चाइना को ले लें, यूएसए को ले लें, तो चाइना का जो मुद्रा है, ठीक है ना, चाइना की इकोनॉमी भले ही वैसे कम है, लेकिन खरीदने के हिसाब से, यानी चाइना का पैसा सेम उतना ही पैसा, सेम उतना डॉलर हम लोग लेके जाएं यूएसए में, तो हमको क्या मिलेगा, अगर डॉलर में वो पैसा जो सामान खरीदते हैं, तो हमको कम मिलेगा, यानी डॉलर की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन वही पैसा जो रिनमिन है चाइना का, वो चाइना में आप माल खरीदते हो, तो पता चलेगा कि आपको चाइना में ज्यादा सामान खरीद लिए। तो इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कम उसी मूल्य को आप ज्यादा चीजें खरीद लेते हो परचेजिंग पावर पैरिटी में। यानी अगर साधारण सी बात हम समझ रहे हैं कि जो $1 से
आपने मात्र 5 किलो आलू खरीदा कहां पर, यूएसए में, वही $1 से आप 6 केजी आलू खरीद रहे हैं इंडिया में। अर्थात इंडिया का जो रुपया है वो खरीदने के मामले में डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे नॉर्मली तो दिख रहा है कि हाँ ये तो $1 की दाम क्या है, 75 रुपए है, लेकिन खरीदने के मामले में इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर से क्या है, मोर स्ट्रांग है। इसे ही हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो समझ में आया तो ठीक, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो क्या रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या क्या रट्टा मार रहा है कि देखो नॉमिनल जीडीपी के साथ, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत का जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पे है। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ फ्रांस, 5वां इंडिया। और पीपीपी के माध्यम से भारत की रैंकिंग क्या है, थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे इंडिया। और हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो एक बेहतर वे में हम इकोनॉमी का एक लेक्चर लेके आ जाएंगे स्पेशल जो होगा किसी दिन, और उसमें मैं आपको जीडीपी, जीएनपी, ठीक है ना, ये सारी चीजें, उसके साथ साथ पीपीपी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ना ही हमारे लिए क्या होता है, सुखदायी होता है। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है, अगर वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करना है और कारण जरूर बताना है कि क्यों करना है। बाकी आप इसे आग की तरफ फैलाते रहिए। फिर हम लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, पढ़ाई टाइम से करते रहिए, और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आप प्रिपेयर रहिए। मैं आपको जल्दी ही, चूंकि 1-2 लोगों ने मैसेज भी किया है, एनटीपीसी के लिए मैं या फिर रेलवे के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेके आपको अपडेट करूंगा, और विद फैक्ट सबके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।